Chapter 4 Forts and Sacred Places. Indian architecture entered a new phase during the medieval period with the advent of Muslims. The indigenous architectural styles fused with Arabian, Persian and Central Asian architectural ones, giving birth to a vigorous new hybrid with a distinct character. भारतीय वास्तुकला, इंडियन आर्किटेक्चर ने मध्यकाल, मेडिवल पीरियड के दौरान एक नया मोड़ लिया जब मुस्लिम शासक भारत आए। भारतीय वास्तुकला की पारंपरिक शैलियां अरबी, अरेबियन, फारसी, पर्शियन और मध्य एशियाई, सेंट्रल एशियन वास्तुकला की शैलियों के साथ मिल गईं, जिससे एक नई और मजबूत मिश्रित शैली, हाइब्रिड, का जन्म हुआ, जिसका अपना एक विशेष स्वरूप था। Let's try to find the roots of this 5 new style of architecture. While the early Muslim rulers were influenced by the architectural styles they had so far been exposed to in their respective homelands in Central Asia, Afghanistan, and even Persia, with their domes, plinths and minarets, they probably felt the need of some modifications on account of the vastly different climatic conditions of Gangetic India. We know the fact that geography influences architecture. इस नई वास्तुकला की जड़ों, रूट्स, को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि प्रारंभिक मुस्लिम शासक अपने अपने देशों, जैसे कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान और फारस में देखी गई वास्तुकला से प्रभावित थे, जिसमें गुंबद, डोम्स, पिलर, प्लिंथ्स और मीनारे, मिनरेट्स शामिल थी, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप, गैंजेटिक इंडिया के जलवायु, क्लाइमैटिक कंडीशंस के मद्देनजर अपनी शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की। यह तथ्य कि भौगोलिक परिस्थितियां वास्तुकला को प्रभावित करती हैं, इसे समझना जरूरी है। Babur found the heat and dust of North India very tough. His helpless longing for the lost natural beauty of Kabul found expression in his garden architecture, the distinctive features of which came to exemplify Islamic landscaping in India. The downstream effects are all around us. Srinagar's famous Shalimar Bagh, Nishad Bagh, Chashma Shahi, the Mughal gardens at Pinjore in Punjab, and several others. It included the Taj Mahal, with its central watercourse and fountains dominating the foreground, cooling the surroundings and putting down dust. Thus, landscaping was a very significant component of Mughal architecture. बाबर को उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की गर्मी और धूल बहुत कठिन लगी। काबुल की खोई हुई प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी ऑफ काबुल की बेबस इच्छा ने अपनी अभिव्यक्ति बगीचा वास्तुकला, गार्डन आर्किटेक्चर में पाई, जिसके विशिष्ट लक्षण, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, भारत में इस्लामी बगीचा शैली, इस्लामिक लैंडस्केपिंग का उदाहरण बन गए। इसके प्रभाव हमारे चारों ओर हैं। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग, निशाद बाग, चश्मा शाही, पंजाब में पिंजौर के मुगल बगीचे, मुगल गार्डन्स एट पिंजौर और कई अन्य। इसमें ताज महल भी शामिल था, जिसमें एक केंद्रीय जलधारा, सेंट्रल वाटर कोर्स और फव्वारे, फाउंटेन्स थे, जो सामने के दृश्य, फोरग्राउंड पर हावी थे, जिससे आसपास का तापमान ठंडा होता था और धूल को नीचे दबा दिया जाता था। इस प्रकार बगीचा निर्माण मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। Not satisfied with landscaping, Babur built dwellings with extra thick walls to present the sun's heat. Cool streams of water ran under stone floors to cool them, while khass screens along verandas absorbed the heat from the hot loo vines. बगीचे से संतुष्ट नहीं होने के कारण बाबर ने घरों,
ड्वेलिंग्स को बहुत मोटी दीवारों थिक वॉल्स से बनाया ताकि सूर्य की गर्मी सन्स हीट से बचा जा सके। पत्थर की जमीनों स्टोन फ्लोर्स के नीचे ठंडी जलधाराएं कूल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर बहाई जाती थी ताकि इन्हें ठंडा किया जा सके, जबकि खुश्की खस स्क्रीन्स बरामदों वरांडास के साथ गर्मी हीट को अवशोषित करती थी, जो हॉट लू वाइन्स की गर्म हवाओं से बचाती थी। The Muslims rulers were great patrons of architecture. They adapted the indigenous style by using the dome and the true arch on large scale. Qutbuddin Aibak had started the construction of Qutub Minar in 1192, which was later completed by Iltutmish. Here, arches and geometrical designs were used on a scale which was rarely seen before. मुस्लिम शासक वास्तुकला के बड़े संरक्षक पैट्रन्स थे। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शैली इंडिजिनस स्टाइल को अपनाया और गुंबद, डोम और सच्चे मेहराब ट्रू आर्च का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। यहाँ मेहराब, आर्चेस और ज्यामितीय डिजाइनों ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स का उपयोग ऐसे पैमाने पर किया गया जिसे इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। Most of the buildings of this period can be divided into two categories. In the first category were the buildings built for rulers or built to serve administrative purposes. In the second category were structures built for public utility, such as mosques, temples, tanks, wells, bazaars and caravanserais. With regional variations, these were found across the land. Rich merchants and landlords also built many such buildings, whether for charitable or religious purposes, or for commercial or even personal use. इस काल के अधिकांश भवनों को दो श्रेणियों कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे भवन आते हैं जो शासकों रूलर्स के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। दूसरी श्रेणी में वे संरचनाएं स्ट्रक्चर्स आती हैं जो सार्वजनिक उपयोग पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनाई गई थी, जैसे मस्जिदें, मॉस्क्स, मंदिर, टेम्पल्स, तालाब, टैंक्स, कुएं, वेल्स, बाजार्स और सराय कैरावनसेराइज। इनका क्षेत्रीय भेद रीजनल वेरिएशंस था और ये पूरे देश में फैले हुए थे। धनी व्यापारी मर्चेंट्स और जमींदार लैंडलॉर्ड्स ने भी कई ऐसे भवन बनाए, चाहे वे धार्मिक चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हों या वाणिज्यिक कमर्शियल या व्यक्तिगत पर्सनल उपयोग के लिए। Engineering skills and construction. The size and shape of medieval monuments as well as the materials used tell us about the technologies used in their construction. Huge structures began appearing in the medieval period. Earlier buildings were without dome, though they had towers and spires. Now arches and domes were common in mosques, palaces, mausoleums, etc. Let us study about some of these architectural components in detail. हम इन वास्तुकला के कुछ घटकों आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को विस्तार से समझते हैं। एक डॉट ट्रेबिएट और कोरबेल्ड 7th to 10th century. This style was freely used in temples, mosques, tombs and in buildings attached to large stepped wells, baulis. In this style, roofs, doors and windows were constructed by placing a horizontal beam across two vertical columns.
This technique was used in the construction of the screen of the Quwwatul Islam Mosque. ट्रेबिएट या कोरबेल्ड शैली 7वीं से 10वीं शताब्दी। यह शैली मंदिरों, टेम्पल्स, मस्जिदों, मॉस्क्स, मकबरों, टूम्स और बड़ी सीरीदार कुओं, बाउलीस से जुड़े भवनों में स्वतंत्र रूप से उपयोग की जाती थी। इस शैली में छतों, रूफ्स, दरवाजों, डोर्स और खिड़कियों, विंडोज का निर्माण 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों, वर्टिकल कॉलम्स के बीच एक क्षैतिज बीम, हॉरिजॉन्टल बीम रखकर किया जाता था। इस तकनीक का उपयोग कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क की स्क्रीन के निर्माण में किया गया था। कोरबेल्ड टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। कोरबेल्ड टेक्निक का उपयोग स्क्रीन के निर्माण में किया गया था। स्क्रीन इन द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, दिल्ली। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, दिल्ली में स्क्रीन। ट्रू आर्च in 14th century. It is a pointed arch which is not supported by a beam but by a stone placed obliquely to form the point. The entire weight of the huge structure above the door and windows was borne by keystone arches. This form of architecture was called arcuate, i.e., having the shape of a bow, curved. यह एक नुकीला मेहराब, पॉइंटेड आर्च होता है जिसे बीम से सहारा नहीं मिलता, बल्कि एक पत्थर, स्टोन को तिरछे, ऑब्लिकली रखा जाता है, जिससे वह बिंदु, पॉइंट बनता है। पूरे भवन का वजन, जो दरवाजों, डोर्स और खिड़कियों, विंडोज के ऊपर होता है, उसे मेहराब, आर्चेस द्वारा उठाया जाता है, खासकर कीस्टोन द्वारा। इस वास्तुकला की शैली को आर्क्यूएट कहा जाता है, जिसका मतलब है धनुष के आकार का, having the shape of a bow, अर्थात यह घुमा हुआ, curved होता है। Here indicates true arch. In a true arch, the keystone at the center of the arch transferred the weight of the superstructure to the base of the arch. यहाँ सच्चे मेहराब, ट्रू आर्च को दर्शाता है। एक सच्चे मेहराब में मेहराब के केंद्र में स्थित कीस्टोन संपूर्ण निर्माण के वजन को मेहराब के आधार, बेस ऑफ द आर्च पर स्थानांतरित करता है। The Alai Darwaza of Quwwatul Islam Mosque is an important example of true arch. कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का अलाई दरवाजा सच्चे मेहराब का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 3 Dome. The dome is a large area enclosed by hollow, semicircular roof. गुंबद एक बड़ा क्षेत्र होता है जो खोखली, हॉलो, अर्धवृत्ताकार, सेमिसर्कुलर छत, रूफ से घिरा होता है। 4 Limestone cement. It began to be widely used in building these magnificent structures. Limestone cement was popularly used because of its efficiency in binding together the constituent materials. This property made it possible to erect huge structures quickly and easily. चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग इन शानदार संरचनाओं, मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स के निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। चूना पत्थर सीमेंट को इसकी विशेषता के कारण लोकप्रियता मिली, क्योंकि यह विभिन्न सामग्री, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स को जोड़ने में बहुत प्रभावी था। इस गुण, प्रॉपर्टी के कारण यह विशाल संरचनाओं को जल्दी और आसानी से खड़ा करने में संभव हुआ।
In the medieval period, construction was mainly manpower oriented. Rajrajeshwar Temple at Tanjavur has the tallest shikhar amongst the contemporary temples. Perhaps some special technique was applied in its construction. This was needed to lift stone of 90 tons to the top of the shikhara. To overcome this hurdle, the architects built an inclined path to the top of the temple, placed the boulder on rollers and rolled it all the way to the top. The path started more than 4 kilometers away in order to ensure gentle incline. This ramp was destroyed after the temple was constructed, but the residents of the area remembered for a long time how the temple was constructed. Even today, a village near the temple was called Charupallam, the village of the incline. मध्यकालीन काल, medieval period, में निर्माण मुख्य रूप से श्रम, मैन पावर पर आधारित था। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर टेम्पल, समकालीन मंदिरों, कंटेम्पररी टेम्पल्स में सबसे ऊंचा शिखर रखता है। इसके निर्माण में शायद कुछ विशेष तकनीक, स्पेशल टेक्निक का उपयोग किया गया था। यह तकनीक आवश्यक थी क्योंकि एक 90 टन्स का पत्थर शिखर के शीर्ष टॉप ऑफ द शिखर तक पहुंचाना था। इस समस्या को हल करने के लिए वास्तुकारों, आर्किटेक्ट्स ने मंदिर के शीर्ष तक एक ढलान, इंक्लाइन पाथ बनवाया, जिस पर बड़ी चट्टान, बोल्डर को रोलर्स पर रखकर ऊपर चढ़ाया। यह ढलान, रैंप 4 किलोमीटर से भी अधिक दूर से शुरू हुआ था ताकि एक हल्का ढलान, जेंटल इंक्लाइन, सुनिश्चित किया जा सके। इस रैंप को मंदिर के निर्माण के बाद नष्ट कर दिया गया, लेकिन क्षेत्र के निवासी, रेसिडेंट्स, लंबे समय तक यह याद रखते थे कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। आज भी मंदिर के पास एक गांव है जिसे चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ है ढलान वाला गांव, विलेज ऑफ द इंक्लाइन। द कंदरिया महादेव टेम्पल वॉज बिल्ट इन 999 AD by King Dhangadeva of the Chandela dynasty. It was so designed that an ornamented gateway led to an entrance and the main hall, Mahamandapa, where dances were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine, Garbhagriha. This was the place for ritual worship where the entry of common people was restricted. The Khajuraho complex contained royal temples which were decorated with elaborately carved sculptures. कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव टेम्पल का निर्माण 999 ईस्वी AD में चंदेल वंश, चंदेला डायनेस्टी के राजा धंगदेव, किंग धंगदेवा ने किया था। इसे इस प्रकार डिजाइन्ड किया गया था कि एक सुसज्जित द्वार, ऑर्नामेंटेड गेटवे, मुख्य प्रवेश द्वार, एंट्रेंस तक जाता था और मुख्य हॉल, महामंडपा में नृत्य, डांसेस किए जाते थे। मुख्य देवी की प्रतिमा, इमेज ऑफ द चीफ डेटी, मुख्य गर्भगृह में रखी जाती थी। यह वह स्थान था जहां पूजा के लिए विशेष रिचुअल वर्शिप और आम लोगों का प्रवेश, एंट्री ऑफ कॉमन पीपल, प्रतिबंधित था। खजुराहो परिसर, खजुराहो कॉम्प्लेक्स में राजसी मंदिर, रॉयल टेम्पल्स थे जो जटिल रूप से उकेरी गई मूर्तियों, इलैबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स से सजाए गए थे। बिल्डिंग टेम्पल्स, mosques and tanks. The medieval rulers built many architectural beauties. Muslims and Hindus built beautiful mosques and temples for worship. The development of architecture should not be seen in isolation. Worship places were erected not simply because of religious beliefs,
they were often meant to showcase the power, prestige, and wealth of the patrons. It was common practice of rulers to earn the respect of their subjects by showing religious fervor. मध्यकालीन शासकों, medieval rulers, ने कई वास्तुशिल्प, आर्किटेक्चरल सुंदरताएं बनाई। मुसलमानों, मुस्लिम्स और हिंदुओं, हिंदूस, ने पूजा, वर्शिप के लिए सुंदर मस्जिदें, मॉस्क्स और मंदिर, टेम्पल्स बनाए। वास्तुकला के विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, को केवल धार्मिक विश्वासों, रिलीजियस बिलीफ्स के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। पूजा स्थल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि ये प्रायः संरक्षक, पैट्रन्स की शक्ति, पावर, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज और संपत्ति, वेल्थ को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए थे। शासकों के लिए यह सामान्य प्रथा, कॉमन प्रैक्टिस थी कि वे धार्मिक भावना, रिलीजियस फर्वर दिखाकर अपने प्रजा, सब्जेक्ट्स का सम्मान, रिस्पेक्ट प्राप्त करें। That is why most of the famous temples and mosques were built by kings or wealthy people such as landlords or merchants. Similarly, rulers also encouraged learned men and saints and tried to transform their capitals and cities into cultural hubs. For example, Mahmud of Ghani transformed his capital into a magnificent city of architectural wonders and cultural sophistication. इसी कारण अधिकांश प्रसिद्ध मंदिरों, टेम्पल्स और मस्जिदों, मॉस्क्स का निर्माण राजाओं, किंग्स या संपन्न लोगों, वेल्दी पीपल जैसे जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स और व्यापारियों, मर्चेंट्स द्वारा किया गया था। इसी तरह शासकों ने विद्वानों, लर्न्ड मैन और संतों, सेंट्स को भी प्रोत्साहित किया और अपनी राजधानियों, कैपिटल्स और शहरों, सिटीज को सांस्कृतिक केंद्रों, कल्चरल हब्स में बदलने की कोशिश की। उदाहरण के लिए महमूद ऑफ गजनी ने अपनी राजधानी, कैपिटल को वास्तुशिल्प चमत्कारों, आर्किटेक्चरल वंडर्स और सांस्कृतिक सोफिस्टिकेशन से भरे शानदार शहर, मैग्निफिसेंट सिटी में बदल दिया। A temple was seen as a replica of a royal palace, each the residence of a supreme power, one spiritual, the other temporal. In the kingdom, the king is the head of state assisted by many functionaries such as ministers, priests, feudal lordsa, sub-feudal lordsa, clerks, treasurer, servants, etc. Similarly, in the temple there is a chief deity or deities around whom revolve many supportive and allied duties. एक मंदिर को राजमहल, रॉयल पैलेस की नकल, रेप्लिका के रूप में देखा जाता था, जहां प्रत्येक एक सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर का निवास, रेसिडेंस होता था, एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और दूसरा सांसारिक, टेम्परल। राज्य, किंगडम में राजा, किंग, राज्याध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट होते थे और उन्हें कई कार्यकारी, फंक्शनरीज जैसे मंत्री, मिनिस्टर्स, पुजारी, प्रीस्ट्स, सामंती लार्ड, फ्यूडल लॉर्ड्सा, उपसामंती लार्ड, सबफ्यूडल लॉर्ड्सा, क्लर्क्स, कोषाध्यक्ष, ट्रेशरर, सेवक, सर्वेंट्स आदि सहायक होते थे। इसी तरह मंदिर में एक मुख्य डेटी या देवी देवताओं, चीफ डेटी और डेटीज का स्थान होता था, जिनके चारों ओर कई सहायक और संबंधित कर्तव्य, सपोर्टिव एंड एलीड ड्यूटीज होते थे। प्लान ऑफ द जामा मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहानाबाद 1650 से 1656। शाहजहां द्वारा उनके नए राजधानी शाहजहानाबाद
में 1650 से 1656 के बीच बनी। द चाहर बाग इन हुमायूंस टूम्ब, दिल्ली 1562-1571। हुमायूं के मकबरे में 4 बाग 1562 से 1571 के दौरान निर्मित। टेरेस चाहर बाग एट शालीमार गार्डन्स, कश्मीर 1620 एंड 1634। शालीमार बाग, कश्मीर 1620 और 1634 में निर्मित। द चाहर बाग adapted as riverfront garden at लाल महल बारी, 1637। लाल महल बारी में 4 बाग 1637 में बनाया गया। This similarity was deliberate. It signifies that while the deity was the source of spiritual succor, the king was its earthly counterpart. As the temporal head, the king needed the same kind of devotion and unquestioning obedience that the gods received on the spiritual plane. In other words, temple architecture underscored the message that a kingdom is but a miniature model of heaven on earth. It supported the concept of divine kingship. यह समानता, similarity, जानबूझकर, deliberate, बनाई गई थी। इसका मतलब था कि जहां देवी देवता, डेटी, आध्यात्मिक सहारा, स्पिरिचुअल सक्कर के स्रोत थे, वहीं राजा, किंग, उसका भौतिक, अर्थली रूप था। सांसारिक, टेम्परल, प्रमुख के रूप में राजा को वही श्रद्धा, डिवोशन और अविश्वसनीय आज्ञाकारिता, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस चाहिए थी, जो देवताओं को आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल प्लेन पर प्राप्त होती थी। दूसरे शब्दों में, मंदिर वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर, इस संदेश को उजागर, अंडरस्कोर करती थी कि एक राज्य, किंगडम, पृथ्वी पर स्वर्ग, हेवन, का एक छोटा रूप, मिनिएचर मॉडल है। यह दैवीय राजतंत्र, डिवाइन किंगशिप के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट का समर्थन करती थी। On the other hand, Muslim rulers did not claim themselves to be an incarnation of God on earth. Nevertheless, obsequious court historians referred to the Sultan as the shadow of God. An inscription of the Quwwatul Islam Mosque says that God chose Sultan Alauddin as king because he had the qualities of Moses, Musa, and Solomon, Suleiman, the great Muslim lawgivers of the past. दूसरी ओर, मुस्लिम शासकों, मुस्लिम रूलर्स ने खुद को पृथ्वी पर भगवान, गॉड, का अवतार, इनकारनेशन, नहीं माना। फिर भी, चापलूस दरबारी इतिहासकारों, ऑब्सिक्वियस कोर्ट हिस्टोरियंस, ने सुल्तान को ईश्वर का छाया, शैडो ऑफ गॉड, कहा। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के एक अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, में कहा गया है कि भगवान, गॉड, ने सुल्तान अलाउद्दीन को राजा, किंग, के रूप में चुना क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान, जो महान मुस्लिम कानून निर्माता, मुस्लिम लॉगिवर्स थे, जैसी गुण, क्वालिटीज थी। The rulers implemented many welfare measures like building tanks, serais, caravanserais, etc. Making water available by building tanks and reservoirs was probably the most important of welfare works. Firoz Shah Tughlaq initiated new irrigation schemes and built many canals. The Yamuna Canal was built by him. Iltutmish constructed the Hawzai Sultani, the king's reservoir, in Delhi. शासकों, रूलर्स, ने कई कल्याणकारी उपाय, वेलफेयर मेजर्स, लागू किए, जैसे तालाब, टैंक्स, सराय, सेराइज, करवा सराय, कैरावैन सेराइज, आदि का निर्माण।
पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुनिश्चित करने के लिए तालाबों, टैंक्स और जलाशयों, रिजर्वॉयर्स का निर्माण शायद कल्याणकारी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण था। फिरोज शाह तुगलक ने नई सिंचाई योजनाएं, इरिगेशन स्कीम्स शुरू की और कई नहरें, कनाल्स बनाई। उन्होंने यमुना नहर का निर्माण भी किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौज़े सुल्तानी राजा का जलाशय, किंग्स रिजर्वॉयर का निर्माण किया। Why were temples destroyed? Temples, the symbols of devotion, were subsequently transformed into repositories of wealth offered by enthusiastic devotees. Idols were plated with gold and encrusted with valuable gems and precious stones. This accumulation of wealth made temples a soft target for looters. मंदिर, जो श्रद्धा, डिवोशन के प्रतीक, सिंबल्स थे, बाद में भक्तों, डेवोटीज द्वारा दी गई समृद्धि, वेल्थ के भंडारण स्थल, रिपोजिटरीज में बदल गए। मूर्तियों, आइडल्स को सोने, गोल्ड से ढका जाता था और कीमती रत्नों, वैल्यूएबल जेम्स और बहुमूल्य पत्थरों, प्रेशियस स्टोन्स से जड़ा जाता था। इस समृद्धि, वेल्थ का संचय, अक्यूमुलेशन, मंदिरों को लूटर्स के लिए एक आसान लक्ष्य, सॉफ्ट टारगेट बना देता था। According to Dhammakirti, in the 9th century, Pandyan ruler Srimra Srivallabha attacked Sri Lanka and defeated Senai in the course of his campaign. He plundered monasteries and seized all the precious jewels. This was humiliating blow to Sinhalese pride. In retaliation, Sena too invaded Madurai, capital of Pandya, in order to recover the statue of Buddha. धम्माकित्ती के अनुसार 9वीं शताब्दी 9th सेंचुरी में पांड्य राजा श्रीमारा श्रीवल्लभ, पंड्यन रूलर श्रीमरा श्रीवल्लभा ने श्रीलंका पर आक्रमण, अटैक किया और सेनाएं को पराजित, डिफीटेड किया। अपने अभियान, कैंपेन के दौरान उसने मठों, मोनेस्ट्रीज को लूटा और सभी कीमती रत्नों, प्रेशियस ज्वेल्स को छीन लिया। यह सिंहले से गर्व, प्राइड के लिए एक अपमानजनक, ह्यूमिलिएटिंग आघात था। इसके प्रतिशोध, रिटेलिएशन में सेना टू ने पांड्या की राजधानी मदुराई पर आक्रमण किया ताकि बुद्ध की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा को वापस प्राप्त किया जा सके। Muhammad of Ghuni raided India 17 times, mainly to obtain booty. He had heard a lot about the great wealth stored in temples. He plundered many temples, including the famous Somnath temple of Saurashtra. He even took away the massive sandalwood gates of the temple. Muhammad Ghori invaded India and sacked many towns. Muhammad of Ghazni ने भारत पर 17 बार 17 times आक्रमण किया, मुख्य रूप से लूट, बूटी प्राप्त करने के लिए। उसने सुना था कि मंदिरों में बड़ी मात्रा में संपत्ति, वेल्थ जमा है। उसने कई मंदिरों को लूटा, जिसमें प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल भी शामिल था, जो सौराष्ट्र में स्थित था। उसने मंदिर के विशाल चंदन के दरवाजे, सैंडलवुड गेट्स तक ले लिए। मोहम्मद घोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया और कई शहरों, टाउन्स को लूटा। The destruction of religious centers was not only a symbolic act representing the invaders' political might,
It also spoke volumes of the military efficiency of the invaders. It also exposed the lack of unity, alertness and military capability of the defenders. धार्मिक केंद्रों का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस सेंटर्स, केवल आक्रमणकर्ताओं की राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल माइट का प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक कृत्य, एक्ट नहीं था, बल्कि यह आक्रमणकर्ताओं की सैन्य दक्षता, मिलिट्री एफिशिएंसी का स्पष्ट संकेत था। इसके साथ ही यह रक्षकों, डिफेंडर्स की एकता, यूनिटी, सतर्कता, अलर्टनेस और सैन्य क्षमता, मिलिट्री कैपेबिलिटी की कमी, लैक को भी उजागर, एक्सपोज्ड करता था। Gardens, tombs and forts. The Muslim rulers of India began constructing gardens, tombs and forts. The Mughals, in particular, made excellent progress in these fields. As we have already read, Babur made beautiful gardens in India. From that time, gardens became an intrinsic part of the design of Mughal palaces and mausoleums. The Mughal age is famous for its culture, developments and has been called the second classical age, the first being the Gupta age in northern India. A new style of Indo-Persian architecture developed during the Mughal period. भारत के मुस्लिम शासकों, मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडिया ने बगीचे, गार्डन्स, मकबरे, टूम्ब्स और किले, फोर्ट्स बनाना शुरू किया। मुगल शासकों, मुगल्स, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रगति, एक्सीलेंट प्रोग्रेस की। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, बाबर ने भारत में सुंदर बगीचे, ब्यूटीफुल गार्डन्स बनाए थे। उसी समय से बगीचे मुगल महलों, मुगल पैलेसेस और मकबरों, मॉसिलियम्स की डिजाइन का अभिन्न हिस्सा, इंट्रिंसिक पार्ट बन गए। मुगल काल, मुगल एज, अपनी संस्कृति, कल्चर, विकास, डेवलपमेंट्स और नई स्थापत्य शैली, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है और इसे दूसरी शास्त्रीय युग, सेकंड क्लासिकल एज कहा गया है। पहला शास्त्रीय युग गुप्तकाल, गुप्ता एज था, जो उत्तर भारत में था। They built beautiful forts, palaces, public buildings, baolis, water tanks or wells, mosques, etc. A special feature of Mughal architecture was the use of running water in the palaces and pleasure resorts. Babur was especially fond of gardens and laid out some beautiful gardens around Agra and Lahore. Important Mughal gardens which have survived even today are Shalimar Bagh at Lahore and Srinagar, Nishad Bagh in Srinagar and the Pinjore Gardens in Punjab. उन्होंने सुंदर किले, फोर्ट्स, महल, पैलेसेस, सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग्स, बावलियां, बाउलीस, जलाशय या कुएं, मस्जिदें, मॉस्क्स आदि बनाए। मुगल वास्तुकला की एक विशेषता, स्पेशल फीचर, यह थी कि महलों और आनंद स्थलों, प्लेजर रिसॉर्ट्स में बहते पानी, रनिंग वाटर का उपयोग किया जाता था। बाबर विशेष रूप से बगीचों, गार्डन्स के प्रति प्रेमी थे और उन्होंने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ सुंदर बगीचे, ब्यूटीफुल गार्डन्स लगाए थे। महत्वपूर्ण मुगल बगीचे, मुगल गार्डन्स जो आज भी जीवित हैं, वे हैं लाहौर और श्रीनगर में शालीमार बाग, श्रीनगर में निशाद बाग और पंजाब में पिंजौर बगीचे, पिंजौर गार्डन्स। A few buildings of Babur's time that have survived are the Kabul Bagh at Panipat and the Pirzada Masjid at Delhi. Humayun did not get enough time to construct palaces and forts due to his involvement in constant wars. In spite of this,
He built a palace at Delhi named Dinpana. बाबर के समय के कुछ भवन जो आज भी जीवित हैं, वे हैं पानीपत, पानीपत में काबुल बाग और दिल्ली में पीरजादा मस्जिद। हुमायूं को महल और किलों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस एंड फोर्ट्स करने का पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि वह लगातार वॉर्स में व्यस्त थे। इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में एक महल पैलेस बनाया जिसे दिनपना कहा जाता है। All the sources and evidences show that the Mughals were enthusiastic builders. Their massive forts at Delhi, Agra and Fatehpur Sikri are proof of their scientific techniques and precision. Sher Shah, though not a Mughal, built the Purana Killa near Delhi. He also built his mausoleum at Sasaram, Bihar, which still stands. सभी स्रोत सोर्सेज और साक्ष्य एविडेंसेस यह दिखाते हैं कि मुगल शासक उत्साही एंथुजियास्टिक निर्माणकर्ता बिल्डर्स थे। दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सिकरी में उनके विशाल किले, मैसिव फोर्ट्स, उनके वैज्ञानिक तकनीकों, साइंटिफिक टेक्निक्स और सटीकता प्रिसिशन का प्रमाण है। शेर शाह जो मुगल नहीं थे, ने दिल्ली के पास पुराना किला का निर्माण किया। उन्होंने बिहार में अपने मकबरे मौज़ोलियम का भी निर्माण किया, जो आज भी खड़ा है। Akbar was the first Mughal ruler with the time and resources to undertake construction on massive scale. One of the earliest specimens that came up during his reign is Humayun's tomb, built by Humayun's widow Hamida Bano. The tomb, built on raised platform, is situated in the middle of a garden. At the entrance to the tomb is a large gateway. The tomb has both Indian and Persian architectural features. अकबर पहला मुगल शासक था जिसने विशाल पैमाने मैसिव स्केल पर निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उनके शासन रेन के दौरान बने शुरुआती उदाहरणों स्पेसिमेंस में से एक हुमायूं का मकबरा हुमायूंस टूम्ब है, जिसे हुमायूं की विडो हमीदा बानो ने बनवाया था। यह मकबरा एक उठे हुए मंच रेस्ड प्लेटफॉर्म पर स्थित है और एक बगीचे गार्डन के बीच में है। मकबरे के प्रवेश एंट्रेंस पर एक बड़ा द्वार लार्ज गेटवे है। इस मकबरे में भारतीय, इंडियन और फारसी पर्शियन वास्तुकला के दोनों तत्व आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। अकबर built many forts, the most famous of which is the Agra Fort, completed in 1571 AD. Made of red sandstone, this massive fort had many magnificent gates. अकबर ने कई किलों फोर्ट्स का निर्माण किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध किला आगरा फोर्ट है, जो 1571 ईस्वी एडी में पूरा हुआ। यह किला लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से बना है और इसमें कई शानदार द्वार मैग्निफिसेंट गेट्स हैं। The Jahangiri Mahal is especially magnificent and is distinctly Hindu style. Many new buildings were added later within Agra Fort by successive rulers. Other fort palaces include the ones at Fatehpur Sikri, Lahore, Ajmer and Allahabad. जहांगीरी महल विशेष रूप से शानदार मैग्निफिसेंट है और इसकी वास्तुकला स्पष्ट रूप से हिंदू शैली डिस्टिंक्टली हिंदू स्टाइल में है। आगरा फोर्ट
के भीतर बाद में कई नए भवन न्यू बिल्डिंग्स जोड़े गए, जो क्रमशः सक्सेसिव शासकों द्वारा बनवाए गए थे। अन्य किलों के महल फोर्ट पैलेसेस में शामिल हैं फतेहपुर सिकरी, लाहौर, अजमेर और इलाहाबाद में स्थित महल। A palace comfort complex at Fatehpur Sikri is considered to be the crowning achievement of Akbar's reign. He began building it in 1572 and completed it in 1580. Fatehpur Sikri has been described by Vincent Smith as a romance in stone. Built on hill along with large artificial lake, it included many buildings in style of Gujarat and Bengal. These included fanciful kiosks, balconies and deep caves. In the Taj Mahal, built for enjoying the fresh air, various types of pillars used in different temples have been employed to support flat roofs. फतेहपुर सिकरी में एक महल आधारित किला पैलेस कंफर्ट कॉम्प्लेक्स अकबर के शासन का सबसे महत्वपूर्ण क्राउनिंग उपलब्धि मानी जाती है। उसने 1572 में इसका निर्माण शुरू किया और 1580 में इसे पूरा किया। फतेहपुर सिकरी को विंसेंट स्मिथ ने पत्थर में रोमांस इन स्टोन के रूप में वर्णित किया है। यह एक पहाड़ी हिल पर और एक बड़े कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक के साथ बनाया गया था। इसमें गुजरात और बंगाल की शैली में कई भवन शामिल थे, जिनमें काल्पनिक कियोस्क, फैंसिफुल कायोस्क्स, बालकनीज और गहरी गुफाएं, डीप केव्स शामिल हैं। पाँच महल में जो ताज़े हवा का आनंद लेने के लिए बनाया गया था, विभिन्न प्रकार के स्तंभों पिलर्स का उपयोग किया गया है, जो विभिन्न मंदिरों टेम्पल्स में पाए जाते हैं, और ये सपाट छतों फ्लैट रूफ्स को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। But the most magnificent buildings in Fatehpur Sikri are the mosque and immense gateway to it, called the Buland Darwaza or the Lofty Gate. It was built by Akbar to commemorate the conquest of Gujarat. The arch of the Buland Darwaza is about 41 meters high. It is one of the most imposing gateways in the world. The gate is built in the style known as half-dome portal. लेकिन फतेहपुर सिकरी के सबसे शानदार मैग्निफिसेंट भवनों में मस्जिद, मॉस्क और उसके लिए विशाल द्वार गेटवे शामिल हैं, जिसे बुलंद दरवाजा या ऊंचा दरवाजा लॉफ्टी गेट कहा जाता है। इसे अकबर ने गुजरात पर विजय की स्मृति में बनवाया था। बुलंद दरवाजा का मेहराब आर्च लगभग 41 मीटर्स ऊंचा है। यह दुनिया के सबसे प्रभावशाली इम्पोजिंग द्वारों में से एक है। यह द्वार आधे गुंबद वाले पोर्टल हाफ डोम पोर्टल शैली में बनाया गया है। द जमिया मस्जिद, still in near original condition, has been described by critics as the glory of Fatehpur. It is mainly influenced by the Persian style of architecture. The tomb of Salim Chishti, built in white marble, is exquisite in its beauty. Other beautiful buildings are the Turkish Sultan's Palace, Jodhbai's Palace, Birbal's House, the Khwabgah, and the highly ornamented Diwan-i Khas. जामी जमिया मस्जिद, जो अब भी लगभग अपनी मूल अवस्था ओरिजिनल कंडीशन में है, को आलोचकों क्रिटिक्स ने फतेहपुर सिकरी की महिमा ग्लोरी कहा है। यह मुख्य रूप से फारसी पर्शियन वास्तुकला शैली आर्किटेक्चर स्टाइल
से प्रभावित है। सलीम चिश्ती का मकबरा, टूम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, जो सफेद संगमरमर व्हाइट मार्बल से बना है, अपनी सुंदरता में अत्यधिक अद्वितीय एक्सक्विजिट है। अन्य सुंदर भवनों में तुर्की सुल्तान का महल, टर्किश सुल्तान्स पैलेस, जोधाबाई का महल, जोधबाईस पैलेस, बीरबल का घर, बीरबल्स हाउस, ख्वाबगाह और अत्यधिक अलंकरण, हाईली ऑर्नामेंटेड वाला दीवाने खास शामिल हैं। Jahangir was mainly interested in painting rather than in architecture. Despite this, two buildings of his reign are famous: Akbar's tomb at Sikandara and Itmaduddaullah's tomb at Agra. The work of constructing Akbar's tomb, begun by Akbar himself, was completed by Jahangir. The tomb is located in the center of a huge garden and is square-shaped. It has 5 stories. Thesis magnificent monument in many ways. It has beautiful arches and domes. But the whole structure, as Ferguson suggested, is inspired by Buddhist viharas. जहांगीर मुख्य रूप से वास्तुकला की बजाय चित्रकला, पेंटिंग में रुचि रखते थे। इसके बावजूद उनके शासन रेन के दौरान 2 भवन प्रसिद्ध हैं: अकबर का मकबरा, अकबर्स टूम्ब, सिकंदरा में, और इत्तमदुद्दौला का मकबरा, इत्मदुद्दौला's टूम्ब, आगरा में। अकबर के मकबरे का निर्माण, जो अकबर ने स्वयं शुरू किया था, जहांगीर ने पूरा किया। यह मकबरा एक विशाल बगीचे, ह्यूज गार्डन के सेंटर में स्थित है और इसका आकार वर्ग स्क्वायर है। इसमें 5 मंजिलें स्टोरीज हैं। यह कई दृष्टियों से एक शानदार स्मारक मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट है। इसमें सुंदर मेहराबें, आर्चेस और गुंबद डोम्स हैं। लेकिन जैसा कि फर्ग्यूसन ने सुझाया, संपूर्ण संरचना स्ट्रक्चर बौद्ध विहारों बुद्धिस्ट विहारास से प्रेरित है। Another significant building of Jahangir's reign is the tomb of Itmaduddaulah, Nur Jahan's father. It is square in shape and at the 4 corners are small 8-sided minarets. It is fully made of white marble inlaid with colored stones. From this building the style of decorative inlay work in stone, called pietra dura, inlaying of precious stone of various colors, was introduced. The tomb is considered to be the precursor of the Taj. जहांगीर के शासन, जहांगीर्स रेन का एक और महत्वपूर्ण भवन इत्तमदुद्दौला का मकबरा, टूम्ब ऑफ इत्मदुद्दौला है, जो नूरजहां के पिता का मकबरा है। यह वर्गाकार स्क्वायर आकार में है और इसके चारों कॉर्नर्स पर छोटे 8 कोणीय 8-साइडेड मिनरेट्स हैं। यह पूरी तरह से सफेद संगमरमर व्हाइट मार्बल से बना है, जिस पर रंगीन पत्थरों कलर्ड स्टोन्स से सजावट की गई है। इस भवन से पत्थर में सजावटी इनले कार्य डेकोरेटिव इनले वर्क इन स्टोन की शैली, जिसे पिएट्रा दुरा कहा जाता है, जो विभिन्न रंगों के कीमती रत्नों प्रेशियस स्टोन्स को पत्थर में इनले करने की तकनीक है, का परिचय इंट्रोड्यूस्ड हुआ। यह मकबरा ताजमहल का अग्रदूत प्रिकर्सर माना जाता है। Mughal architecture reached at its peak during the reign of Shah Jahan. Some of the finest monuments of our country were built during his reign: the Taj Mahal, the Red Fort, the Jama Masjid and the Moti Masjid, all in Delhi, and the Masam and Burs in Agra Fort. मुगल वास्तुकला, मुगल आर्किटेक्चर अपने उत्कर्ष पीक
पर शाहजहां के शासन रेन के दौरान पहुंची। उनके शासन के दौरान हमारे देश इंडिया में कुछ बेहतरीन स्मारक फाइनेस्ट मोन्यूमेंट्स बनाए गए, जिनमें शामिल हैं ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद सभी दिल्ली में, और आगरा किले, आगरा फोर्ट में मुसम्मन बुर्ज। Shah Jahan's death brought the Mughal architecture to stand still because Aurangzeb showed no interest in construction. The only notable buildings of his reign are the Badshahi Mosque at Lahore and Moti Masjid at Delhi. But Mughal architectural traditions, based on a combination of Indo-Persian forms, lived on robustly in the succeeding periods. The Mughal tradition influenced the palaces and forts of many provincial and local kingdoms. शाहजहां की मृत्यु डेथ ने मुगल वास्तुकला, मुगल आर्किटेक्चर को एक ठहराव स्टैंड स्टिल में ला दिया, क्योंकि औरंगजेब ने निर्माण कंस्ट्रक्शन में कोई रुचि इंटरेस्ट नहीं दिखाई। उनके शासन के दौरान केवल 2 प्रमुख नोटेबल भवन बने, बादशाही मस्जिद, बादशाही मॉस्क जो लाहौर में है, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है। लेकिन मुगल वास्तुकला की परंपराएं, मुगल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस जो हिंदो-फारसी, इंडो-पर्शियन शैलियों का मिश्रण कॉम्बिनेशन थी, अगली शताब्दियों में भी मजबूती से जीवित रहीं, लिव्ड ऑन रोबस्टली। मुगल परंपरा ने कई प्रांतीय और स्थानीय प्रोविंशियल एंड लोकल राज्यों के महल, पैलेसेस और किलों, फोर्ट्स को प्रभावित इन्फ्लुएंस्ड किया। The Rajput and Muslim nobility and the rulers of Bijapur and Golconda were enthusiastic builders. The Jama Masjid of Adil Shah at Bijapur, Adil Shah II's tomb, some royal palaces and Satman Jila buildings display an elegant blend of Hindu and Muslim styles. Quli Qutub Shahi tomb at Golconda stands out as one of the finest monuments in the Deccan. राजपूत और मुस्लिम कुलीनता नोबिलिटी और बीजापुर और गोलकोंडा के शासक रूलर्स भी उत्साही निर्माणकर्ता एंथुसियास्टिक बिल्डर्स थे। बीजापुर में आदिल शाह की जामा मस्जिद, आदिल शाह II का मकबरा टूम्ब, कुछ शाही महल, रॉयल पैलेसेस और सतमान जिला भवन हिंदू और मुस्लिम शैलियों का एक शानदार मिश्रण एलिगेंट ब्लेंड प्रस्तुत करते हैं। कुली कुतुब शाह का मकबरा, कुली कुतुब शाही टूम्ब, जो गोलकोंडा में स्थित है, डेक्कन का एक बेहतरीन स्मारक फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट माना जाता है। Many magnificent buildings built by Hindu rulers in medieval periods have survived. The palaces built at Bikaner, Jaisalmer, Amber, Udaipur, Jodhpur and Bikaner are known for their brilliant architecture. The palace built by Man Singh, known as Man Mandir within Gwalior Fort, is known for its grandeur. Bundela rulers built magnificent palaces at Orcha and Datia in central India. मध्यकालीन काल में हिंदू शासकों द्वारा बनाए गए कई शानदार भवन आज भी जीवित हैं। बीकानेर, जैसलमेर, अंबर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में बनाए गए महल अपनी अद्वितीय वास्तुकला ब्रिलियंट आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्वालियर किले, ग्वालियर फोर्ट के भीतर मानसिंह
द्वारा बनाए गए महल को मैन मंदिर कहा जाता है, जो अपनी भव्यता ग्रैंडियर के लिए जाना जाता है। बुंदेला शासकों बुंदेला रूलर्स ने मध्य भारत सेंट्रल इंडिया में ओरछा और दातिया में भी शानदार महल बनाए। In the Deccan, 4 palaces built during 16th and 17th centuries are famous. These are Madurai Palace, Tanjore Palace, Chandragiri Palace and Lotus Mahal at Hampi. Deccan क्षेत्र में 16वीं और 17वीं शताब्दी सेंचुरीज के दौरान 4 महल प्रसिद्ध हैं। ये हैं मदुराई पैलेस, तंजौर पैलेस, चंद्रगिरी चंद्रागिरी पैलेस और हम्पी में लोटस महल। The temple architecture can be classified in 3 different styles: the North Indian style of Nagara, the South Indian style or Dravida, and the amalgamation of these 2 styles called the Vesra. The most famous temples of the Nagara style are the groups of temples at Khajuraho, MP, and Bhubaneswar, Odisha. The Shore Temple, Mamallapuram, and the Meenakshi Temple, Madurai, are famous examples of Dravida style. मंदिर वास्तुकला टेम्पल आर्किटेक्चर को 3 अलग-अलग शैलियों में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जा सकता है। उत्तर भारतीय शैली नॉर्थ इंडियन स्टाइल, जिसे नगरा कहा जाता है। दक्षिण भारतीय शैली साउथ इंडियन स्टाइल, जिसे द्राविड़ा कहा जाता है। और इन दोनों शैलियों का मिलाजुला रूप जिसे वेसरा कहा जाता है। नगरा शैली नगरा स्टाइल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों टेम्पल्स में खजुराहो मध्य प्रदेश और भुवनेश्वर उड़ीसा के मंदिर समूह ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स शामिल हैं। द्रविड़ शैली द्राविड़ा स्टाइल के प्रसिद्ध उदाहरणों में मामल्लापुरम का शोर टेम्पल और मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल शामिल हैं। केस स्टडी Shahjahan's patronage of architecture. There was unprecedented growth in the cultural field during the Mughal period. In fact, the art and architecture of the Mughal period represent a blend of Hindu and Muslim art traditions. With the exception of Aurangzeb, the great Mughals were great builders. The greatest of them was undoubtedly Shah Jahan. मुगल पीरियड के दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र कल्चरल फील्ड में अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई। वास्तव में मुगल काल की कला और वास्तुकला आर्ट एंड आर्किटेक्चर हिंदू और मुस्लिम कला परंपराओं आर्ट ट्रेडिशंस का मिश्रण ब्लेंड प्रस्तुत करती है। औरंगजेब को छोड़कर सभी महान मुगल शासक ग्रेट मुगल्स महान निर्माणकर्ता ग्रेट बिल्डर्स थे। उनमें से सबसे महान ग्रेटेस्ट निश्चित रूप से शाहजहां थे। He built many forts, imposing buildings, mosques, palaces and gardens at Agra, Kabul, Kashmir, Delhi, Lahore and Kandahar. Some of the finest monuments of our country were built during his reign. He established a new city, Shahjahanabad, as his capital. Situated close to the then Delhi, this imperial stronghold commanded the riverfront. Only selected nobles were given access to the river. Today, Delhi has grown organically around it and made it part of itself. शाहजहां ने आगरा, काबुल, कश्मीर, दिल्ली, लाहौर और कंधार
कंदहर में कई किले, फोर्ट्स, प्रभावशाली भवन, इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, मस्जिदें, मॉस्क्स, महल, पैलेसेस और बगीचे, गार्डन्स बनाए। उनके शासन रेन के दौरान हमारे देश इंडिया के कुछ सबसे बेहतरीन स्मारक, फाइनेस्ट मोन्यूमेंट्स बने। उन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर, न्यू सिटी बसाया और इसे अपनी राजधानी, कैपिटल के रूप में स्थापित किया। यह शहर दिल्ली के पास स्थित था और यह साम्राज्यिक किला, इंपीरियल स्ट्रॉन्गहोल्ड, नदी के किनारे, रिवर फ्रंट पर स्थित था। केवल चुने हुए, सिलेक्टेड नवाबों, नोबल्स को नदी तक पहुंचने की अनुमति, एक्सेस थी। आज दिल्ली ने इसके चारों ओर अपने आप को बढ़ाया है और इसे अपनी पहचान, पार्ट ऑफ इटसेल्फ, बना लिया है। ताजमहल। शाहजहां used white marble in constructing his buildings. The most famous is the Taj Mahal at Agra. This was built in memory of his queen, Mumtaz Mahal. This mausoleum was built under the supervision of Ustad Isha of Iran. It was the fruit of the labor of 20,000 men, who toiled for 22 years. Approximately 3 crore rupees was spent on its construction. It was constructed in the midst of a huge garden. शाहजहां ने अपनी इमारतों के निर्माण में सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल का उपयोग किया। सबसे प्रसिद्ध निर्माण ताजमहल है, जो आगरा में स्थित है। इसे उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। इस मकबरे, मौज़ोलियम का निर्माण ईरान के उस्ताद ईशा की देखरेख में किया गया। यह 20,000 श्रमिकों, मेन की मेहनत का परिणाम, फ्रूट था, जिन्होंने 22 वर्षों तक काम किया। इसके निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपए, 3 crore rupees, खर्च हुए। यह विशाल बगीचे, ह्यूज गार्डन के बीच में बनाया गया था। It stands on a marble platform which is 6.6 meters, 22 feet high. It has a massive dome which is 56 meters, 187 feet high. 4 high marble minarets stand at 4 corners of the platform. Extremely beautiful inlay work, Pietra Dura, is to be found both inside and outside the Taj Mahal. Verses from the Quran have been engraved in black marble at various places. Its glory springs from its perfect balance and proportions such as few buildings anywhere in the world possess. So her trending is its mute appeal for the lost beloved, that a poet has called it, teardrop on the cheek of time. ताज महल एक संगमरमर, मार्बल के मंच, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 6.6 मीटर, 22 फीट है। इसका एक विशाल गुंबद, डोम है, जिसकी ऊंचाई 56 मीटर, 187 फीट है। मंच, प्लेटफॉर्म के चारों कोनों पर 4 ऊंची संगमरमर, मार्बल की मिनरेट्स खड़ी हैं। ताजमहल के अंदर और बाहर अत्यधिक सुंदर इनले वर्क किया गया है, जिसे पिएट्रा दुरा कहा जाता है। कुरान के शेरों, वर्सेस को काले संगमरमर, ब्लैक मार्बल पर विभिन्न स्थानों पर उकेरा गया है। इसकी महिमा, ग्लोरी, इसकी संतुलन, बैलेंस और अनुपात, प्रोपोर्शन से उत्पन्न होती है, जैसा कि दुनिया के कुछ भवनों में ही देखने को मिलता है। इसका म्यूट आकर्षण, अपील, खोई हुई प्रिय, बिलवेड के लिए इतना दिल को छू लेने वाला
हर ट्रेंडिंग है कि एक कवि ने इसे समय के गाल पर आंसू की बूंद, अ टीयर ड्रॉप ऑन दी चीक ऑफ टाइम, कहा है। रिवर फ्रंट। शाहजहां shifted his capital from Agra to Delhi. He established beautiful city on the banks of the river Yamuna. Most of the nobility also rushed to construct homes on the banks of the river Yamuna. These constructions were designed in the charbagh format, but it was river-facing. शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। उन्होंने यमुना नदी के किनारे बैंक्स पर एक सुंदर शहर ब्यूटीफुल सिटी स्थापित किया। अधिकांश राजसी वर्ग नोबिलिटी ने भी यमुना नदी के किनारे पर घर होम्स बनाने के लिए दौड़ लगाई। इन निर्माणों को चरबाग प्रारूप फॉर्मेट में डिजाइन किया गया था, लेकिन यह नदी की ओर मुंह करता हुआ था, रिवर फेसिंग। Historians thus describe the complex as riverfront garden. It must have been stunning sight in those days, this exclusive, hushed enclave for the super-rich facing the blue, unpolluted expanse of the pristine Yamuna. It is perhaps good that Shah Jahan did not then know that one day, as an old man and toppled from his throne, he would find himself gazing wistfully through prison bars at this very scene, from the other side of the river. इतिहासकारों हिस्टोरियंस ने इस परिसर कॉम्प्लेक्स को नदी किनारे का बगीचा रिवरफ्रंट गार्डन कहा है। उन दिनों यह दृश्य साइट सचमुच अद्भुत स्टनिंग रहा होगा। यह एक विशेष शांति से भरी हुई जगह एक्सक्लूसिव हश्ड एन्क्लेव थी, जो अत्यधिक समृद्ध लोगों सुपर रिच के लिए थी, और यह नीले अप्रदूषित अनपॉल्यूटेड यमुनों के विस्तृत एक्सपांस क्षेत्र की ओर मुंह करती थी। शायद यह अच्छा था कि शाहजहां को यह नहीं पता था कि एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ओल्ड मैन के रूप में और अपने सिंहासन थ्रोन से गिरने के बाद वह खुद को जेल की सलाखों प्रिजन बार्स के माध्यम से इस दृश्य को देखता हुआ पाएगा, जो नदी के दूसरी ओर था। शाहजहां selected the site for the Taj Mahal because it was river facing. The Taj came up amidst a huge riverfront garden. The site for constructing the new city of Shahjahanabad was also selected because it was on the river. शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए स्थल साइट इसलिए चुना क्योंकि यह नदी की ओर था, रिवर फेसिंग। ताजमहल एक विशाल नदी किनारे के बगीचे रिवरफ्रंट गार्डन के बीच में खड़ा किया गया था। शाहजहानाबाद शहर के निर्माण के लिए स्थल साइट भी इसलिए चुना गया क्योंकि यह नदी के पास था, ऑन दी रिवर। रेड फोर्ट। The Red Fort, constructed by Shah Jahan in Delhi, is famous for its grandeur, beauty and elegance. The Diwan-i-Ayam and Diwan-i Khas in the Red Fort are richly decorated and are works of great beauty. The Diwan-i Khas rightly bears the inscription लाल किला, जिसे शाहजहां ने दिल्ली में निर्मित किया, अपनी भव्यता ग्रैंड्योर सुंदरता ब्यूटी और शालीनता एलिगेंस के लिए प्रसिद्ध है। लाल किले के दीवानी-आयाम और दीवान-i खास को अत्यधिक सजाया गया है और ये अत्यधिक सुंदरता ग्रेट ब्यूटी के उदाहरण हैं। दीवानी-खास पर सही मायनों में यह अभिलेख इंस्क्रिप्शन उकेरा गया है। अगर फिरदौस बर रूए ज़मीनस्त हमीनस्त
O Haminast. If there be paradise on earth, it is here, it is here, it is here. यदि पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वह यहाँ है, वह यहाँ है, वह यहाँ है. The Red Fort has become an intrinsic part of our country's history. It is here that the national flag was unfurled the day after India became free. लाल किला हमारे देश, इंडिया, के इतिहास का अभिन्न, इंट्रिंसिक हिस्सा बन चुका है. यहीं पर भारत के स्वतंत्र होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, को फहराया गया था. जामा मस्जिद. शाहजहां built the famous Jama Masjid opposite the Red Fort. It is made of red sandstone. This masjid is famous for its huge door, high minarets and domes. It is India's largest and most beautiful mosque. It is simple and austere, but its very simplicity gives it the solemn dignity necessary for place of worship. शाहजहां ने लाल किले, रेड फोर्ट, के सामने प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई. यह लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, से बनी है. यह मस्जिद अपनी विशाल दरवाजे, ह्यूज डोर, ऊंची मीनारों, हाई मिनरेट्स और गुंबदों, डोम्स, के लिए प्रसिद्ध है. यह भारत, इंडिया, की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर मस्जिद, मॉस्क, है. इसकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर, सादा, सिंपल और गंभीर, ऑस्टियर, है, लेकिन इसकी सादगी, सिंप्लिसिटी, ही इसे पूजा स्थल के लिए आवश्यक गंभीर गरिमा, सोलेम डिग्निटी, प्रदान करती है. आगरा फोर्ट. Inside Agra Fort, Shah Jahan made attractive buildings such as Diwan-i-Khas, Shish Mahal, Masamman Burs, a lotus burs, and the delightful Moti Masjid, which is built entirely of white marble and stands out for its purity and simplicity. आगरा किले, आगरा फोर्ट, के भीतर शाहजहां ने आकर्षक, अट्रैक्टिव भवन बनाए, जैसे दीवान-i-खास, शिश महल, मुसम्मन बुर्ज, मासम्मन बर्ज, जो एक कमल का बुर्ज, लोटस बर्ज, था, और प्यारी मोती मस्जिद, जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल, से बनी है और अपनी पवित्रता, प्योरिटी और सादगी, सिंप्लिसिटी, के लिए प्रमुख है. For the first time, Shah Jahan brought grace, delicacy and rhythm to the art of building. His legacy will always be remembered as the best specimens of Mughal art and architecture to ever grace the earth. शाहजहां ने पहली बार निर्माण कला, आर्ट ऑफ बिल्डिंग, में ग्रेस, डेलिकेसी और रिदम का समावेश किया. उनकी विरासत, लेगेसी, हमेशा मुगल कला और वास्तुकला, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, के सबसे बेहतरीन उदाहरण, स्पेसिमेंस, के रूप में याद की जाएगी, जो कभी भी पृथ्वी पर अस्तित्व में आई.